आज हम स्टेट स्पेस मॉडलिंग करेंगे। किसी भी एक डायनामिक सिस्टम को लेके उसकी स्टेट स्पेस इक्वेशंस लिखेंगे, उसको मॉडल बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन, उसकी स्टेबिलिटी, आइगन वैल्यूज से कैसे चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टेट देखें, कोई भी एक सिस्टम होता है हमारे पास, अगर nth ऑर्डर सिस्टम हो तो हम क्या करते हैं, उसकी n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन लिख लेते हैं। nth ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि उसमें जो डिफरेंशियल ऑर्डर है वो n है। वैसे भी जो लेप्लास ट्रांसफार्म है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए हमने पढ़ा, लेकिन स्टेट स्पेस में इसके अलावा आप मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेट स्पेस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास nth ऑर्डर इक्वेशन है तो उसकी n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बना लेते हैं। किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑर्डर को उसके सिंगल ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अगर फर्स्ट करें इसके इसमें इनपुट्स हैं तो ये आउटपुट्स हैं। ठीक है, इस सारी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्टेट वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे x1, x2, x3 लिखा है। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स अगर किसी भी हमें t0 पे वैल्यू पता हो तो उससे आगे हम किसी भी टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक को हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं, एक को हम आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। तो स्टेट इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो स्टेट इक्वेशन जो है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू होती है। ठीक है, ये स्टेट इक्वेशन एक ही नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। मतलब x1 हो गया तो यहाँ पे एक वेक्टर होता है, यहाँ पे भी एक वेक्टर होता है। सारों को हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं। इसी तरह आउटपुट जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू होती है। x डॉट क्या है? स्टेट जो वेक्टर है उसका डेरिवेटिव है। u इस केस में इनपुट है और y क्या है? आउटपुट है। a, ये वाला a, ये स्टेट मैट्रिक्स, ठीक है, स्टेट स्पेस इस स्टेट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये b जो है ये इनपुट मैट्रिक्स है, ये c आउटपुट मैट्रिक्स है। d को हम फीडबैक मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्स डॉट ए एक्स प्लस पी यू। अब जब वेक्टर है तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें एक ही कॉलम है ना, एक्स के लिए x1, x2, x3 आ जाएंगे। इसी तरह अगर इनपुट एक से ज़्यादा है तो u1, u2, u3 आ जाएंगे। आउटपुट एक से ज़्यादा है तो y1 से लेकर yp तक आ जाएंगे। अच्छा देखें, अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो ये इनपुट्स वाला क्या बनेगा? n क्रॉस 1 का। ठीक है, r नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं तो वो क्या बनेगा? r क्रॉस 1 का, क्योंकि एक ही कॉलम है इसमें। इसी तरह आउटपुट्स जो हैं वो p हैं तो p के लिए p क्रॉस 1 का बनेगा। ये क्या चीज़ है? इनिशियल वैल्यूज में। अब देखें ए एक्स प्लस बी यू है। अब जब ये n क्रॉस 1 का बनेगा तो इसके नंबर ऑफ एक के रोज और दूसरे के कॉलम सेम होने चाहिए। तो ये हमेशा a जो है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक होता है। ठीक है, ये n क्रॉस n का ही होगा हमेशा। और साथ में जो x मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है? n क्रॉस 1। तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रिजल्टेंट हमें n क्रॉस 1 का मिलेगा, क्योंकि ये वाला n और ये वाला n आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें रिजल्टेंटली n क्रॉस 1 का वेक्टर मिलेगा। इसी तरह देखें u क्या है? u अभी मैंने बताया r क्रॉस 1 का है, तो ये क्या हो जाएगा? n क्रॉस r, यानी कि ये इसका ये वाली चीज़ r ही होगी। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? n क्रॉस 1। r और r कैंसिल हो गए। इसी तरह अगर y जो है वो p का है तो ये भी p क्रॉस 1 होना चाहिए, ये भी p क्रॉस 1 होना चाहिए। अब c के लिए क्या चीज़ हो जाएगी? c क्या होगा? p क्रॉस n का, क्योंकि x जो है वो n क्रॉस 1 है। इसी तरह d क्या हो जाएगा? p क्रॉस r का, क्योंकि इसमें जो u है वो r क्रॉस 1 है। अच्छा देखिए, अभी स्टेट स्पेस हमने लिखी है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, अब देखें इस केस में इनपुट जो है वो u है और आउटपुट क्या है? वो y है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखें x डॉट किसके इक्वल है? a के साथ x मल्टीप्लाई कर दें। देखें एक जगह x हमने डोनेट कर दिया। x क्या है?
एक्स के साथ अगर ए मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ए, और प्लस क्या बी के साथ यू मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यू इनपुट है उसके साथ क्या कर दिया बी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बी यू आ गया, यहाँ पे ए एक्स आ गया, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। सही है, यहाँ से ए एक्स, यहाँ से बी यू। अब देखें एक्स डॉट से हम एक्स कैसे हासिल कर सकते हैं कि इसका हम इंटीग्रेशन लें, इसकी इंटीग्रेशन लें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह 1/s लिख दें या इंटीग्रल का साइन डाल दें तो भी सेम ही एक ही मतलब है। ठीक है, यहाँ में 1/s लिख दिए, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल का एक साइन भी डाल देते हैं तो एक्स डॉट को जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो एक्स डॉट को इंटीग्रेट करने से एक्स मिल जाता है। अब y क्या चीज़ है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी यू। देखें ये इसी x को c के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सी एक्स आ गया, डी यू यू के साथ t को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मॉडल बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको ये बताया जाए कि x जो है वो एक इंटरनल वेरिएबल है। ठीक है, u एक इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। अच्छा, अगर इन दोनों का लैप्लास ले ली जाए, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी यू, तो ये क्या बनेगा एस एक्स ऑफ एस प्लस ए एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस। ठीक है, यहाँ से देखें एक्स ऑफ एस की अगर वैल्यू, एक्स ऑफ एस ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लें। जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए आ जाएगा, एस माइनस ए को हम क्योंकि ए मैट्रिक्स है उसमें से एस सिंपल एक कांस्टेंट से हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम एस आई माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, ये देखें ये एक्स इस तरफ आ गया तो दोनों इन दोनों में से फिर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा एस माइनस ए, एस माइनस ए। एस एक कांस्टेंट में से एक मैट्रिक्स पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम एस के साथ एक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एस आई माइनस ए इनवर्स। जब वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया इन्वर्स करके लिख दिया, क्योंकि मैट्रिक्स में हम डिवाइड करके नहीं लिखते, इन्वर्स लेके लिखते हैं। अब x की वैल्यू आ जाएगी एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी यू ऑफ एस। अब देखें यहाँ पे आउटपुट की जो इक्वेशन है एक्स ऑफ एस को अगर रिप्लेस कर दें इस एक्स ऑफ एस की वैल्यू से, तो देखें सी के साथ ये एक्स ऑफ एस लिख दिया हमने, ये जब एक्स ऑफ एस लिख दिया तो एक्स ऑफ एस, अब देखिए इसमें भी यू ऑफ एस है, इसमें भी यू ऑफ एस है, तो दोनों में से यू ऑफ एस कॉमन ले लिया। जब यू ऑफ एस कॉमन ले लिया तो उसको बाय लिख दिया। अब ये यू ऑफ एस उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस टी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे एस के साथ एस आई माइनस ए फाइंड करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ उसके बाद ये पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी को, फिर उसके साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे सी को, फिर एंड पे उसमें क्या कर देंगे डी ऐड कर देंगे, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है? देखें, अगर हमें सिस्टम का एक सिस्टम जो है किसी भी टी नॉट या टाइम के ऊपर कंट्रोलेबल तब होता है कि जब उसकी एक स्टेट से किसी भी दूसरी फाइनाइट स्टेट तक हम उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अगर ना कंट्रोल कर सकें तो वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी चेक कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास वही स्टेट के मैट्रिक्स हैं, वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी यू। एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। देखिए कंट्रोलेबिलिटी डिपेंड करती है ए और बी के ऊपर। ए क्या है स्टेट मैट्रिक्स है, बी क्या है हमारा इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स को सी आगे ब्रैकेट में हमने लिख दिया, सी जो है वो ए कॉमा बी वो डिपेंड करता है। सी इज इक्वल टू बी, सबसे पहले वाले में बी लिख देना है कॉलम में, बी सीधा सीधा इस तरह कॉलम होगा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके अगला कॉलम वो लिख देना है, फिर ए स्केयर बी फाइंड करके अगला तीसरा कॉलम वो लिख देना है, यहाँ तक के चलते जाना है ए रेज टू पावर एन माइनस वन तक। अब देखें एन माइनस वन कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए जो है
वो आपको मैंने बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का होता है। अगर a 2 क्रॉस 2 का है तो हमने कहाँ तक जाना है, a इंटू बी तक। a अगर 3 क्रॉस 3 का है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, a स्क्वायर बी तक। a 4 क्रॉस 4 का है तो हमें a क्यूब इंटू बी तक जाना पड़ेगा। ठीक है। अब जब सी मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेंगे तो उसका हमें रैंक चेक करना पड़ेगा। सी का अगर रैंक, सी अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल है। ठीक है। फुल रैंक मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका जो रैंक है n के इक्वल हो। ठीक है। इसी तरह अगर एक फुल रैंक मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होता है, चाहे उसका रैंक चेक कर लें चाहे उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लें। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है। रैंक कैसे चलते हैं, चेक करते हैं, अगर किसी भी रो से दूसरी कोई भी कॉलम, कोई भी रो जनरेट ना की जा रही हो और किसी भी एक कॉलम से कोई दूसरा कॉलम ना बन रहा हो, या दो के कम्बिनेशन से कोई तीसरा कॉलम या रो ना बन रही हो, तो उसका मतलब होता है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है। इसी तरह ऑब्जर्वेबिलिटी भी वही चीज़ है, अगर हम T0 से T तक उसको ऑब्जर्व कर सकें तो वो सिस्टम ऑब्जर्वेबल होता है, और अगर ना कर सकें तो फिर अनऑब्जर्वेबल होता है। इसकी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेबिलिटी की डिपेंड करती है स्टेट और आउटपुट के ऊपर। ए स्टेट मैट्रिक्स है और सी क्या है, हमारा आउटपुट मैट्रिक्स है। अच्छा, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स को यहाँ वी से लिखा गया। अब इस केस में क्या करना है, सी जो है हमारे पास एक सिंपल, एक सीधी सीधी रो होगी ना। अब सी, सबसे पहले वाली रो में सी लिख देना है, दूसरे वाली रो में सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाली में सी ए स्केयर लिख देना है, और इसी तरह रो बनाते जाना। पिछले केस में देखें, यहाँ पे हम कॉलम बना रहे थे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम लिख रहे थे। लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी केस में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रो लिखनी है। ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला मैट्रिक्स अगर फुल रैंक है या इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल हो। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जर्वेबिलिटी जो है वो कैनोनिकल फॉर्म से भी चेक की जाती है। ठीक है। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म होती है, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म होती है। ठीक है। CCF इसको पढ़ते हैं, OCF पढ़ते हैं। अब CCF में देखें कंट्रोलेबल फॉर्म में, अब यहाँ पे देखें आप, अगर इस पहले वाले कॉलम को और सबसे एंड वाली रो को छोड़ दें तो ये वाला मैट्रिक्स अंदर वाला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ठीक है। पहले वाले कॉलम को छोड़ दिया, सबसे एंड वाली रो को छोड़ दिया। ठीक। अब ये सारा आइडेंटिटी होना चाहिए, और इसके अलावा सबसे एंड वाले रो के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आएंगी, और ये पहले वाला कॉलम एक्सेप्ट ये लास्ट वाले एलिमेंट के सारा जीरो होगा। इसी तरह ऑब्जर्वेबल फॉर्म होती है। ऑब्जर्वेबल फॉर्म उसके उलट होती है। देखिए उसमें आप ये और ये चेक कर रहे थे। ठीक है। ये वाली और ये चेक कर रहे थे, मतलब एल की शेप में चेक कर रहे थे। इस केस में ये वाली और ये वाला ख़त्म कर दें। ठीक है। ये दोनों ख़त्म कर दिए, और ये वाले सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये वाली आइडेंटिटी होनी चाहिए यहाँ पे इस पहले वाली रो में सारे ज़ीरो हों एक्सेप्ट एंड वाले के, और ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आएंगी। पिछले केस में क्या था, ये वाले सारे ज़ीरोज़ हों और यहाँ पे वैल्यूज़ आएँ। इसमें क्या है, ये वाले सारे ज़ीरोज़ हों और यहाँ पे वैल्यू आएँ। अगर इस फॉर्म में क्योंकि ये स्टेट मैट्रिक्स है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, तो ये स्टेट मैट्रिक्स को अगर इस तरह हम कन्वर्ट कर सकें ऑब्जर्वेबल फॉर्म में तो वो ऑब्जर्वेबल होगा। इसी तरह ये कंट्रोलेबल फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट कर सकें तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। इसी तरह एक डायगोनल फॉर्म भी होती है। डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर ही वैल्यूज आती हैं, उससे हम सिस्टम का एनालिसिस फाइंड करना आसान हो जाता है। अच्छा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए स्टेट के अंदर अगर x डॉट की वैल्यू, जैसे मैंने पिछले केस में फाइंड की, इनिशियल कंडीशन ख़त्म कर दी, अगर हम इनिशियल कंडीशन पुट करें तो फिर क्या होगा, x ऑफ ज़ीरो आ गया। ठीक है। x
एक्स ऑफ टी की जगह एस एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो और ए एक्स ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस है तो इधर आके ये एस एक्स ऑफ एस उधर चला जाएगा, ए वाली वैल्यू इधर आ गई, एक्स वाली वैल्यू उधर चलेगी, तो ये नेगेटिव हो गया ए वाला, तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से पिछले केस में एक्स कॉमन ले लिया तो एस आई माइनस ए आ गया, एस आई माइनस ए इनवर्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स नॉट के साथ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाली वैल्यू हमने क्या की, एक्स नॉट ले ली। अब इस केस में हमने क्या किया है, जो इनपुट है प्लस, देखें एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, यहाँ पे बी यू इनपुट की वैल्यू 0 रखी है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स के साथ एक्स नॉट मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इस सारे का, अगर इसी सारे का लैप्लास इनवर्स ले लें तो ये होगा, देखें 1 ओवर एस आई माइनस ए हो गया, ये वाली चीज़ है ना, 1 ओवर एस आई माइनस ए का लैप्लास क्या होता है, ई रेज्ड पावर ए टी, तो ई रेज्ड पावर ए टी लिख दिया और साथ में एक्स नॉट जो है कॉन्स्टेंट, तो वो साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो ना, एस आई माइनस ए क्या होता है, 1 ओवर एस आई माइनस ए, और 1 ओवर एस माइनस ए का लैप्लास क्या था, लैप्लास ई रेज्ड पावर ए टी का वो लैप्लास था। इसी तरह हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं इससे ना, आप ई रेज्ड पावर ए टी फाइंड कर लें या लैप्लास इनवर्स फाइंड कर लें एस आई माइनस ए इनवर्स का। अच्छा देखिए, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्टेट मैट्रिक्स, उसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अगर हम ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें तो वो आइगन वैल्यूज हमें उसके पोल्स के बारे में बता देती हैं। जैसे हम क्राइटेरिस्टिक्स इक्वेशन में हम क्या करते थे, उसके पोल्स से फाइंड करते थे कि वो लेफ्ट हाफ प्लेन में है या राइट हाफ प्लेन में है, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते थे कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसी तरह अगर ए मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है, ये किस फॉर्म में है, ये कंट्रोलेबल फॉर्म है, ये 0 0 है यहाँ पे, ये नीचे वैल्यूज हैं, और ये देखेंगे ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कंट्रोलेबल फॉर्म है लिखा हुआ। तो एक्स आई माइनस ए फाइंड करें, इसके वो आइगन वैल्यूज फाइंड करें, तो आइगन वैल्यूज क्या फाइंड करें, लेमडा आई माइनस ए का ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, लेमडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इसको इक्वल टू 0 के पुट करते हैं। अब देखें लेमडा आई आइडेंटिटी 3x3 की है, तो लेमडा आई माइनस ए, यानी कि यहाँ पे इस वैल्यू को लेमडा से माइनस कर दें, इसको लेमडा से माइनस कर दें, इसको लेमडा से माइनस कर दें। ठीक है, जब लेमडा आई माइनस ए होएगा तो लेमडा माइनस 0 लेमडा आ जाएगा, 0 माइनस 1 0 0 लेमडा 0 माइनस 1, अब 0 माइनस माइनस 6 0 माइनस माइनस 11 लेमडा माइनस 6, यानी कि लेमडा प्लस 6 है, क्योंकि लेमडा से जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इस आइडेंटिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसमें से ए माइनस करने से हमें ये मिल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको लेते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव के साथ फिर ये लेते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अगला वाला 0 है तो इसको जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ से हमें मिला लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3। तो इधर से इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 3 रूट निकले, -1 -3 -2। हाँ ये देखें, ये दोनों राइट हाफ प्लेन में या लेफ्ट हाफ प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन में। अगर ये दोनों लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम क्या होता है, क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि अगर सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम स्टेबल होता है, अगर कोई एक भी ओरिजिन के ऊपर चला जाए तो मार्जिनली स्टेबल, अगर कोई एक भी राइट साइड पर चला जाए तो अनस्टेबल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, स्टेट स्पेस की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, nth ऑर्डर इक्वेशन लेते हैं, nth ऑर्डर इक्वेशन की n डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। एक nth ऑर्डर इक्वेशन ले ली, ठीक है, nth ऑर्डर इक्वेशन को हमने क्या करना है, n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन में निकालना। उनको किस तरह निकालना है, स्टेट वेरिएबल्स की मदद से। अब स्टेट वेरिएबल्स कैसे फाइंड करने हैं, x1 को इज इक्वल, देखें अगर y की इक्वेशन है तो x1 इज इक्वल टू y हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू y का फर्स्ट डेरिवेटिव, x3 इज इक्वल टू y का फोर्थ डेरिवेटिव, और यहाँ तक x ऑफ n जो है
y का n-1 डेरिवेटिव। यानी कि अगर ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है तो x1 x2 x3 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू y का फर्स्ट डेरिवेटिव, x3 इज इक्वल टू y का सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर में हम सेकंड डेरिवेटिव तक जाते हैं। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर हो तो हम थर्ड डेरिवेटिव तक जाएंगे, nth ऑर्डर हो तो हम n-1 डेरिवेटिव तक जाएंगे। ठीक है, तो जब n-1 तक जाते हैं तो x1 डॉट, देखें x1 डॉट, और पिछले केस में देखें x1 डॉट क्या हो जाएगा, y डॉट के इक्वल, x2 डॉट क्या हो जाएगा, y डबल डॉट के इक्वल, x3 डॉट क्या हो जाएगा, y ट्रिपल डॉट के इक्वल। अब देखें x1 डॉट इज इक्वल टू y डॉट, यानी कि x1 का डेरिवेटिव इक्वल है y के डेरिवेटिव के, और y का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x2 के। इसी तरह x2 डॉट किसके इक्वल है, y के डबल डेरिवेटिव के, और y का डबल डेरिवेटिव क्या है, x3 है। इसी तरह x3 जो है वो क्या है, y के तीसरे डेरिवेटिव के इक्वल है, तो y का तीसरा डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x4 के। इसी तरह x ऑफ n-1 किसके इक्वल है, x ऑफ n के। मतलब सबसे जो सेकंड लास्ट इक्वेशन होती है वो सेकंड लास्ट तक हम इसी तरह फाइंड करते हैं, और सबसे जो एंड वाली इक्वेशन होती है ना, x ऑफ n का डेरिवेटिव, वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से जो गिवन होती है इस तरह, उससे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी सारी पहले 1 से लेकर n-1 तक हम इसी तरह एज इट इज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी यू। तो x की सारे a की जब पहले से लेकर n-1 तक करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू सारी डायगोनल में आ जाती हैं, और सबसे एंड वाली जो इक्वेशन होती है वो हम किससे फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन से। देखिए ये इसका, इसमें एक थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था हमने 3 वेरिएबल लेट करने हैं, तो x1 x2 x3। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, c है, तो यहाँ पे c लिख दिया, इधर c डॉट लिख दिया, इधर c डबल डॉट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। x1 डॉट किसके इक्वल होता है, x2 के, क्योंकि x1 डॉट का मतलब है x1 का डेरिवेटिव, x1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x1 का डेरिवेटिव c के डेरिवेटिव के इक्वल है, और c का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x2 के। इसी तरह x2 डॉट किसके इक्वल है, c का डबल डेरिवेटिव, और c का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3 के। इसी तरह x3 का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, ये हम ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन देखें, x3 का डेरिवेटिव का मतलब क्या है, x3 का डेरिवेटिव का मतलब है x का c का तीसरा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे c का तीसरा डेरिवेटिव ये किसके इक्वल है, x3 के, x3 डॉट के ना। देखिए c का दूसरा डेरिवेटिव, c का दूसरा डेरिवेटिव ये गिवन है, ये किसके इक्वल है, x3, c का दूसरा डेरिवेटिव, c का जो पहला डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, x2 के। c का पहला डेरिवेटिव x2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x2 लिख दिया। सिंपली c किसके इक्वल है, x1 के, c की जगह हमने क्या लिख दिया, x1 लिख दिया। c का दूसरा डेरिवेटिव x3 के, और c का तीसरा डेरिवेटिव x3 डॉट के, मतलब ये किसके इक्वल है, x3 डॉट के। तो यहाँ से हम x3 डॉट की वैल्यू निकाल दें, ये x3 डॉट है, ये x3 है, ये x2 है, ये x1 है, और 24 आवर एज इट इज। जब ये सारे उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और -20 तरतीब से लिख दिया, -24x1 -26x2 -9x3 प्लस 25। तो इस केस में आउटपुट किसके इक्वल है, आउटपुट इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू सी। सी को हमने क्या वेरिएबल दिया, वाई इज इक्वल टू सी क्या है, x1 के इक्वल। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखें x डॉट किसके इक्वल है, x2 के, x2 डॉट किसके इक्वल है, x3 के, x3 डॉट इसके इक्वल। देखें x डॉट किसके इक्वल है, अब देखें वही वाले ओरिजिनल फॉर्मूले है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, ये सारा मैट्रिक्स ए है, प्लस x, ए के साथ x मल्टीप्लाई प्लस b के साथ u। इस केस में इनपुट क्या है, r है, u की जगह हमने क्या लिख दिया, r लिखते हैं, क्योंकि इनपुट r है ना। y इज इक्वल टू c इंटू एक्स। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं दिया हुआ तो उसको मैं नहीं लिखा यहाँ पे।
हम देखें एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स वन इसमें नहीं है तो एक्स वन की जगह हमने 0 लिख दिया, एक्स थ्री नहीं है तो एक्स थ्री का मल्टीपल हमने 0 लिख दिया, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स वन भी नहीं है, एक्स टू नहीं है, एक्स थ्री के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से देखें हम एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू -24 एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -26 एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -9 एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनपुट के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें ये आर इनपुट है, पहले दोनों इक्वेशन में इनपुट नहीं थी और तीसरी इक्वेशन में 24 मल्टीप्लाई हो रहा है इनपुट के साथ। इसी तरह y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x1 है, तो x1 वाली वैल्यू हमने 1 कर दी, बाकी दोनों 0 कर दी। अच्छा, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी किया है और ठीक है, अब x1 x2 x3 की वैल्यू चेक करें, और इनपुट है और y आउटपुट है। अब पहले वाली इक्वेशन देखें, x1 डॉट किसके इक्वल है, x2 के। ठीक है, x1 डॉट, ठीक है, x1, ये देखें x1 डॉट का हमने डेरिवेटिव ले लिया, x1 डॉट किसके इक्वल है, x2 के। x1 का अगर x1 को हम इंटीग्रेट करें तो वो किसके इक्वल होगा, x2 के। इसी तरह x2 को इंटीग्रेट करें तो वो क्या होगा, x3 के। x3 को अगर अब इस तरह से जाएं तो डेरिवेटिव करेंगे, इस तरह से जाएं तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम यहाँ से आते हैं, देखें x1 का x3 डॉट का x3 का डेरिवेटिव है, x3 के डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x3 मिलता है। इसी तरह x3 जो है ये इसका तीसरा डेरिवेटिव है, देखें ना, x3 जो है इसका तीसरा, x3 का हम डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x2 के, x2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x1 के। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करते हैं। देखें x1 को, ये एंड वाली इक्वेशन देखें, x1 को -24 से मल्टीप्लाई किया, x1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया। इसी तरह x2 को क्या किया, -26 से मल्टीप्लाई किया, x2 को 26 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दिया। x3 को -9 से मल्टीप्लाई किया, x3 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनपुट के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, 24r के साथ, r के साथ 24 मल्टीप्लाई कर दिया, इन सारों को ऐड कर दिया। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x1 के इक्वल है, तो x1 जो है वो वहाँ से y ले लेंगे। ठीक है, अगर y की जो इक्वेशन होती है उसी लिहाज से हम डायग्राम बनाते हैं। जितने देखें इस केस में कितने वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स थे, x1 x2 x3। अब x1 से x2 तक तीनों की इंटीग्रेशन होती है, x3 डॉट का डेरिवेटिव x3 आ गया, x3 का डेरिवेटिव x3 जो है वो x2 के डेरिवेटिव के इक्वल है, x2 जो है वो x1 के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लो, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं एस आई माइनस ए इनवर्स, है ना। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का क्या फार्मूला था, सी एस आई माइनस ए बी प्लस डी, है ना, ये था ना। अब सबसे पहली बात हमने ए बी, देखें ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, बी पता होना चाहिए, और सी एक्स प्लस ये सी, है ना, और डी इसमें है नहीं। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एस आई माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर उसके साथ बी और सी मल्टीप्लाई करना, और एंड पे क्या करना है, उसमें डी ऐड कर देना। अब एस आई माइनस ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एस आई माइनस ए फाइंड करते हैं, एस डायगनल के ऊपर आ जाएगा, उसमें से माइनस ए कर देंगे तो सारी उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी, तो एस आई माइनस ए ये निकला। अब एस आई माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, एडजेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो एस के साथ एस इंटू एस के साथ एस प्लस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस ये वाली टर्म, इस तरह माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस ये वैसे 0 है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 आ गया। इसी तरह हमने ऊपर इसका क्या लिख दिया, एडजेंट लिख दिया सारे में। एडजेंट हमने इलादा एक लीनियर अलजेब्रा वाली इक्वेशन में इसको सॉल्व किया हुआ। तो अब देखें इसके साथ सी मल्टीप्लाई करना है,
प्री मल्टीप्लाई करना सी को और एंड पे मल्टीप्लाई करना बी को, ठीक है, क्योंकि डी है नहीं, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया सी को और एंड पे मल्टीप्लाई हमने क्या करना है डी को, ठीक है। अब जब इस सी और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। सी को मल्टीप्लाई कर दी स्टार्ट में, जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू सारे से मल्टीप्लाई होगी तो ये सिर्फ पहले वाली टर्म रह जाएगी। अब ये वाली जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी ये वाली टर्म रह जाएगी। तीसरा जब ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो उसकी सिर्फ एक टर्म रह जाएगी। तो मतलब सिर्फ हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज रह जाएंगी। या ऊपर वाली वैल्यूज इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी तो ये 10 जो है ये 10 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा होगा 10 इंटू एस स्क्र प्लस 3s प्लस 2। ये आपको सही मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, हम देखें एस आई माइनस ए हमने फाइंड करते हैं। ए की अगर आइगन वैल्यूज यानी कि एस आई माइनस ए फाइंड करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और एस के रूट्स निकालने हैं, तो एस के रूट से भी हम बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं। देखें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, एस आई माइनस ए फाइंड कर लिया और एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया, उसको क्या 0 पुट कर लिया तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ निकल आई -1 और -2। ये दोनों लेफ्ट ऑफ प्लेन में, तो सिस्टम क्या है स्टेबल है। ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको शुरू में एक आइगन वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कराया था। कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हैं। देखें ए बी और सी हमें गिवन, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी के लिए हमें या ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हमें डी मैट्रिक्स नहीं चाहिए होता। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, अब देखें ये 2x2 का है, तो इसके लिए हमें ए इंटू बी तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जर्वेबिलिटी में सी इंटू ए तक जाना पड़ेगा। अगर 3x3 का होता तो ए स्क्र बी और इस तरफ सी ए स्क्र तक जाना पड़ता, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बी लिखना है, तो पहले वाले रो में बी की वैल्यू लिखती 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 लिखती। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 1 जब 1 0 से मल्टीप्लाई 0 1 जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, पहली वाली जगह पे यहाँ पे 1 आ गया। जब 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये दूसरी वाली वैल्यूज हमने लिख दी। अब इसी तरह यहाँ पे सी है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 0 1, सी की वैल्यू 0 1 लिख दी। अब सी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1, ठीक है, 0 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 1 से तो 1 है, 0 1 जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह 0 1 जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये देखें इसमें इस रो से ये रो नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये 0 1 है और ये 1 0 है। इसी तरह किसी भी इस रो से ये रो भी नहीं बनाई जा सकती, इस कॉलम से ये कॉलम भी नहीं बनाया जा सकता। सेम वाइज इसकी रो से ये वाली रो और इस कॉलम से ये वाला कॉलम, मतलब ये आइडेंटिटी है ना, दोनों किसी से कोई रो नहीं बनाई जा सकती। तो इसका मतलब है किसी भी कोई रो दूसरी रो से नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। फुल रैंक मैट्रिक्स के लिए जो उसका रैंक है वो किसके इक्वल होना चाहिए, n के। इसका रैंक भी 2 के इक्वल है, इसका रैंक भी 2 के इक्वल है। तो ये दोनों ये सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वेबल भी है और कंट्रोलेबल भी है। अब देखिए आपको मैंने एक ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी के लिए एक ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म बताई थी और एक कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म बताई थी। देखिए कंट्रोलेबल में नीचे वैल्यूज आती थी और ये वाला 0 होता था और यहाँ पे आइडेंटिटी आता था। और ये देखें ये नीचे वैल्यूज हैं, यहाँ पे 0 है और ये एक सिंगल एक आइटम है, तो ये 1 है तो आइडेंटिटी ही कंसिडर होगा, तो ये कंट्रोलेबल फॉर्म में है, तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, बी के साथ यहाँ पे बी लिख दिया 0 1, ठीक है, ये 0 1 एज इट इज। अब ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 -3 आ गया, ठीक है। देखें इससे ये इस रो से इस 0 1 से ये नीचे वाली रो नहीं बन सकती, इस कॉलम से ये वाला कॉलम नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका रैंक किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये कंट्रोलेबल है। अब ऑब्जर्वेबिलिटी की चेक करते हैं। सी पहले वाली लाइन में हमने सी की वैल्यू लिख दी, दूसरे में सी को जब ए से मल्टीप्लाई किया, सी की वैल्यू क्या है 2 1, जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा,
अब जब 2 इंटू -3 तो -1 आ गया। तो ये देखें ये 2 1 है, ये -2 -1 है। अब देखें इस ऊपर वाली रो को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली रो मिल सकती है ना। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास इन दोनों रो में से कोई एक रो हो तो हम दूसरी रो बना सकते हैं। इसी तरह अगर कॉलम में से देखें, इस कॉलम में से ये वाला कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 से 1 को अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरा कॉलम बन सकता है। तो इसी तरह किसी भी दो के कॉम्बिनेशन से या एक से दूसरा बनाया जा सके, तो जितने बन जाए उतना उसका रैंक कम हो जाता है। इसमें देखिए फिर इसका मतलब डिपेंडेंट एक हो गया, इससे ये बन सकता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं इससे ये बन सकता है, दूसरी तरफ आप देखें इससे ये भी बना सकते हैं। तो अगर एक हो तो उससे दूसरा बना सकते हैं। तो इसका मतलब है इसका रैंक कितना है, 1। जब इसका रैंक 1 है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल ना हुआ, ठीक है। ये कंट्रोलेबल है बट ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसी तरह ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म क्या होती थी, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज होती थी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज होती थी, इधर 0 होता था और यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी आती थी, यहाँ 1 लिखा हुआ। इस तरह इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ऑब्जर्वेबल तो होगा ही होगा क्योंकि उस फॉर्म में है ना। तो 0 1 -1 3 इससे ये नहीं बन सकती, तो इसका मतलब है ये रैंक ऑफ v इज इक्वल टू n है। इसी तरह कंट्रोलेबिलिटी चेक करें तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए b लिखना है, पहले b की वैल्यू क्या है, 2 1 है। जब a को b से मल्टीप्लाई किया तो -2 -1 है। 2 1 से -2 -1 आराम से बन सकता है। एक माइनस a इज इक्वल टू -b, अगर इसको एक कॉलम कहते हैं इसको b कहते हैं, तो a इज इक्वल टू -b लिखते हैं या b इज इक्वल टू -a लिखते हैं, एक ही मतलब है। मतलब कोई एक हो तो दूसरा बन सकता है। तो इसका रैंक क्या होगा, एक हो गया, क्योंकि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह हम इस तरह कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं।